हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। अप्रैल की तपती धूप में पूर्वोत्तर भारत की नागा पहाड़ियों पर कोहरा छंट रहा था और घने जंगलों के बीच से मौत की एक ऐसी आहट आ रही थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। नागालैंड की छोटी सी बस्ती कोहिमा के एक पहाड़ी टीले पर डेप्यूटी कमिश्नर के बंगले का खूबसूरत टेनिस कोर्ट बिखरा पड़ा था, जिसकी सफेद लाइनें खून से लाल हो चुकी थी। इस टेनिस कोर्ट के एक तरफ जापानी शाही सेना के सनकी सिपाही संगीने ताने खड़े थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश और भारतीय जांबाज अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खा चुके थे। दोनों सेनाओं के बीच दूरी इतनी कम थी कि नेट के ऊपर से टेनिस गेंद की जगह जलते हुए हाथ गोले फेंके जा रहे थे और बंदूकों की गोलियां एक दूसरे की सांसों को भेद रही थी। यह इतिहास की सबसे अमानवीय और खौफनाक मुठभेड़ थी, जिसे दुनिया आज ईस्ट का स्टालिनग्राद कहती है। साल 1944 के शुरुआती महीनों में जापानी साम्राज्य की ताकत अपने चरम पर थी और बर्मा पर पूरी तरह कब्जा जमाने के बाद जापान की नजरें भारत की धरती पर थी। जापान के 15वें आर्मी कमांडर जनरल रेन्या मुतागुची ने एक दुस्साहसी प्लान तैयार किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन यूगो। मुतागुची का सपना बेहद साफ था कि मणिपुर और नागालैंड के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल होकर असम के डिमापुर रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया जाए। दिमापुर वह रणनीतिक नस थी जिससे पूरे पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना को रसद और हथियार सप्लाई किए जाते थे और अगर दिमापुर टूट जाता तो पूरे भारत पर जापानी परचम लहराने से कोई रोक नहीं सकता था। मुतागुची की इस महत्वाकांक्षी योजना में जापानी सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे आजाद हिंद फौज यानी INA के वो जाबान सिपाही जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का सपना दिल में संजोए थे। मार्च 1944 में जापानी 31वीं डिवीजन के खतरनाक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कोतोकू सातो ने करीब 15,000 सैनिकों के साथ बर्मा की सीमा लांघकर भारत के नागालैंड की ओर कूच किया। नागालैंड के दुर्गम और घने जंगलों को पार करना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन जापानी सेना बिना किसी भारी रसद के केवल अपने साहस और 3 हफ्ते के राशन के भरोसे पहाड़ियों पर चढ़ती चली गई। जापानी जनरल मुतागुची का मानना था कि उनकी जांबाज सेना ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को एक ही झटके में कुचल देगी और दुश्मन के राशन और हथियारों पर कब्जा करके आगे का रास्ता तय करेगी। 3 अप्रैल 1944 को जापानी सेना ने अचानक कोहिमा के चारों तरफ घेराबंदी सख्त कर दी और ब्रिटिश हाई कमान को इस हमले का अंदाजा तक नहीं था। कोहिमा एक बेहद छोटी पहाड़ी बस्ती थी जो दिमापुर के रास्ते में एक प्राकृतिक ढाल की तरह खड़ी थी और यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी कर्नल ह्यूग रिचर्ड्स के कंधों पर थी। कर्नल रिचर्ड्स के पास कुल मिलाकर केवल 1,500 के करीब सैनिक मौजूद थे, जिनमें असम राइफल्स, असम रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के जाबांज हिंदुस्तानी सिपाही शामिल थे। इन 1,500 सिपाहियों को 15,000 जापानी सैनिकों के तूफानी हमले का सामना करना था और भागने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा था। 4 अप्रैल तक जापानी सेना ने दिमापुर और कोहिमा के बीच का संपर्क पूरी तरह काट दिया और गैरिसन हिल नाम की एक छोटी सी पहाड़ी पर घिरे सैनिकों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गैरिसन हिल पर जगह इतनी कम थी कि सैनिक अपनी कब्र जैसी खंदकों में सिमटे हुए थे और जापानी तोपखाना 24 घंटे उन पर आग के गोले बरसा रहा था। पानी की भयंकर किल्लत शुरू हो चुकी थी और घायल सैनिकों के इलाज के लिए कोई मेडिकल सुविधा मौजूद नहीं थी, जिसके कारण चारों तरफ चीख पुकार और बारूद का धुआं फैला हुआ था। लेकिन कर्नल रिचर्ड्स और उनके भारतीय सिपाहियों ने ठान लिया था कि वे गैरिसन हिल की 1 इंच जमीन भी दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चला वह दौर जिसे इतिहास में टेनिस कोर्ट की जंग कहा जाता है और यह किसी भी सैनिक के दुःस्वप्न से कम नहीं था। डिप्टी कमिश्नर के बंगले के टेनिस कोर्ट पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी, जहां कोर्ट के एक छोर पर बने गड्ढों में जापानी सिपाही थे और दूसरे छोर पर ब्रिटिश और भारतीय सैनिक डटे हुए थे। रात के अंधेरे में जापानी सैनिक अपनी तलवारें और संगीनें लेकर बंजाई का नारा लगाते हुए खंदकों पर टूट पड़ते थे। अंधेरे में गोलियों की रोशनी चमकती थी और संगीनों से आर पार होती लाशों के बीच दोनों तरफ के जांबाज बिना पीछे हटे एक दूसरे का गला घोंटने पर उतारू थे।
मलबे और खून के बीच फंसी उस पहाड़ी पर भीषण गर्मी में सड़ती लाशों की बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना भी दूभर हो चुका था, लेकिन लड़ाई एक सेकंड के लिए भी नहीं थमी। 18 अप्रैल तक गैरिसन हिल पर बचे हुए सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म होने की कगार पर था और वे अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच दूर पहाड़ियों के पीछे से भारी तोपों की गर्जना सुनाई दी और यह आवाज ब्रिटिश 14वीं सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विलियम स्लिम के राहत दस्ते की थी। जनरल स्लिम, जिन्हें एक बेहद चतुर और संयमी रणनीतिकार माना जाता था, उन्होंने दीमापुर की सुरक्षा को मजबूत करते हुए ब्रिटिश 2 एनडी डिवीजन और भारतीय 161वीं ब्रिगेड को कोहिमा की घेराबंदी तोड़ने के लिए झोंक दिया था। लीग्रांड टैंकों ने ढलान वाली कच्ची पहाड़ियों पर चढ़कर जापानी ठिकानों पर सीधी शेलिंग शुरू की और 18 अप्रैल को पहली बार राहत दस्ता घिरे हुए सैनिकों तक पहुंचने में कामयाब हुआ। लेकिन घेराबंदी टूटने का मतलब जंग का खात्मा नहीं था, क्योंकि जापानी सेना अभी भी कोहिमा के आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर मजबूती से पैर जमाए बैठी थी। मई 1944 का महीना शुरू होते ही मौसम ने अचानक अपना रुख बदला और मूसलाधार मानसून की बारिश नागा पहाड़ियों पर आफत बनकर टूटने लगी। बारिश के कारण पहाड़ियां कीचड़ के दलदल में तब्दील हो गई, जिससे गड्ढे पानी से भर गए और लाशें बहकर खंदकों में आने लगी। इस भयंकर बारिश के बीच ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना ने युद्ध का पासा पूरी तरह से पलट दिया। रॉयल एयर फोर्स और यूएस एयरफोर्स के C-47 डकोटा विमानों ने आसमान पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया और घिरे हुए मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के लिए लगातार हवा से भोजन, दवाइयां और गोला बारूद गिराना शुरू कर दिया। यह इतिहास का ऐसा एयर ड्रॉप ऑपरेशन था जिसने बिना किसी जमीनी रास्ते के एक पूरी सेना को जिंदा रखा और उन्हें लड़ने की अदम्य ताकत दी। दूसरी तरफ जापानी सेना के लिए स्थिति एक डरावने सपने में बदल चुकी थी, क्योंकि उनके पास न राशन बचा था और न ही कोई हवाई सहायता मौजूद थी। जनरल मुतागुची का वह दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ था कि उनकी सेना दुश्मन के राशन पर जिंदा रहेगी, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय सेना ने अपने डिपो खाली करने के बजाय हर एक दाने की हिफाजत अपनी जान देकर की थी। जापानी सिपाही भूख से बेहाल होकर पेड़ों की छाल, जंगली घास और कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो गए। मलेरिया और पेचिश जैसी जानलेवा बीमारियों ने जापानी छावनी को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसके कारण गोली लगने से ज्यादा जापानी सैनिक भूख और बीमारी से तड़प कर मरने लगे। इस अमानवीय परिस्थिति में जापानी कमान के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह जन्म ले रहा था। कोहिमा के मोर्चे पर तैनात 31वीं डिवीजन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कोतोकू सातो ने जब देखा कि उनके सिपाही बिना भोजन और गोला बारूद के तड़प रहे हैं, तो उन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर जनरल मुतागुची से रसद भेजने की गुहार लगाई। लेकिन मुतागुची, जो अपने अहंकार और जिद में अंधा हो चुका था, उसने सातो को बिना राशन के ही आखिरी सांस तक हमला जारी रखने का फरमान सुनाया। जनरल सातो ने जापानी सैन्य इतिहास की परंपराओं को तोड़ते हुए मुतागुची के इस आत्मघाती आदेश को साफ खारिज कर दिया और कहा कि वे अपने सिपाहियों को यूं तिल-तिल कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जून 1944 के पहले हफ्ते में जनरल सातो ने मुतागुची की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी बची कुची 31वीं डिवीजन को कोहिमा से पीछे हटने का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। जापानी सेना का यह पीछे हटना कोई संगठित कदम नहीं था, बल्कि यह एक विनाशकारी भागदौड़ थी, जहां हजारों भूखे और बीमार सिपाही कीचड़ से भरे रास्तों पर दम तोड़ते चले गए। मित्र राष्ट्रों की सेना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारी तोपखाने और हवाई हमलों से पीछे हटती जापानी सेना को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। 22 जून 1944 वह दिन था जब कोहिमा से इम्फाल जाने वाले पूरे हाईवे को जापानी कब्जे से पूरी तरह आजाद करा लिया गया और कोहिमा की जंग का आधिकारिक अंत हुआ। जापानी सेना की यह हार सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, बल्कि यह द्वितीय विश्व युद्ध में उनके साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया की सबसे अनुशासित और अजेय मानी जाने वाली जापानी इंपीरियल आर्मी आखिर भारत की चौखट पर आकर इतनी बुरी तरह क्यों हार गई? इस करारी हार का सबसे बड़ा और पहला कारण था जापानी सेना का पूरी तरह से ठप हो चुका लॉजिस्टिक्स यानी रसद प्रबंधन। जनरल मुतागुची ने एक बेहद बचकानी और अवास्तविक योजना बनाई थी कि जापानी सैनिक बर्मा से अपने साथ लामा और बैलों पर राशन लेकर चलेंगे और युद्ध के मैदान में दुश्मन का राशन छीन कर खाएंगे। लेकिन जब ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने अपनी रसद चौकियों की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर की, तो जापानी आपूर्ति रेखा शून्य हो गई और मानसून की मूसलाधार बारिश ने उनके बचे कुचे रास्तों को बहा दिया।
हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण था मित्र राष्ट्रों की अभूतपूर्व हवाई श्रेष्ठता, जिसने युद्ध का पूरा गणित ही बदलकर रख दिया। रॉयल एयर फोर्स और अमेरिकी वायुसेना ने लगातार उड़ानों के जरिए घिरे हुए कोहिमा गैरिसन तक औसतन सैकड़ों टन रसद गिराई, जिससे सैनिकों के हौसले कभी पस्त नहीं हुए। जापानी वायुसेना इस मोर्चे से पूरी तरह नदारद थी, जिसके कारण जापानी सिपाही बिना किसी हवाई सुरक्षा के आसमान से बरसती मौत का शिकार बनते रहे। तीसरा कारण था जापानी कमान के शीर्ष जनरलों के बीच कड़वाहट और आपसी फूट का होना। जनरल मुतागुची की जिद और फील्ड कमांडर जनरल सातो के बीच का आपसी तालमेल इतना खराब था कि सातो ने कमांडर के सीधे आदेश की अवहेलना की और पीछे हटने का कदम उठाया, जिसने जापानी सेना के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारतीय सैनिकों का अतुलनीय साहस और स्थानीय नागा आदिवासियों का निष्ठावान योगदान। नागालैंड के साहसी नागा जनजातियों ने इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम किया, जहां उन्होंने जासूस कुली और गाइड बनकर घने जंगलों में जापानी ठिकानों की सटीक खुफिया जानकारी पहुंचाई। नागा आदिवासियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायल ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों को जंगलों से निकाला और जापानी रसद लाइनों को नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ असम राइफल्स, असम रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के हिंदुस्तानी जांबाज गैरिसन हिल पर एक ऐसी चट्टान बनकर खड़े हो गए जिसे 15,000 जापानी सैनिक भी हिला नहीं सके। इस युद्ध का एक बेहद दुखद और संवेदनशील पहलू यह भी था कि जापानी सेना के साथ आए आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिक भी इस विभीषिका में पिस गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो जांबाज जो भारत माँ को आजाद कराने के लिए भूखमरी, बीमारी और भीषण बमबारी के बीच लड़े थे, उन्हें कड़वे इतिहास की त्रासदी का सामना करना पड़ा। कोहिमा की यह लड़ाई सिर्फ एक भौगोलिक टीले को बचाने की जंग नहीं थी, बल्कि इसने पूरे एशिया के इतिहास का रुख मोड़ दिया था। साल 2013 में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नेशनल आर्मी म्यूजियम ने एक व्यापक ऐतिहासिक शोध और प्रतियोगिता के बाद एक बड़ा ऐलान किया। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के इतिहासकारों ने हिस्सा लिया और कोहिमा और इम्फाल के युद्ध को नेपोलियन के खिलाफ लड़ी गई वाटरलू की लड़ाई और नॉर्मंडी के प्रसिद्ध डी-डे लैंडिंग से भी बड़ा दर्जा देते हुए इसे ब्रिटेन की सबसे महान लड़ाई चुना। आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा के बीचों बीच वही गैरिसन हिल एक खामोश और पवित्र युद्ध कब्रिस्तान के रूप में खड़ी है, जहां कभी टेनिस कोर्ट की सफेद लाइनों पर खून बहा था। इस खूबसूरत और शांत कब्रिस्तान में बने पत्थरों पर हजारों उन नौजवानों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 1944 की उस खौफनाक गर्मियों में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। कब्रिस्तान के अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।